कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेम्स रीड, एक सेवानिवृत्त सैनिक, अचानक जापान के एक मार्शल आर्ट स्कूल में घुस जाता है। उसका मकसद अपने पुराने दुश्मन को ढूंढना है, लेकिन शुरू से ही चीजें गड़बड़ा जाती हैं। वह जिस आदमी की तलाश कर रहा है, वह स्कूल के वर्तमान मास्टर का पिता है। इस मार्शल आर्ट स्कूल का मास्टर एक सम्मानित व्यक्ति है, जो अपने परिवार की इज्जत को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं करता। जब उसे पता चलता है कि उसके पिता का अपमान किया गया है, तो वह अपने छात्रों को तुरंत उस अमेरिकी को मार डालने का आदेश देता है, लेकिन योजना गड़बड़ा जाती है। जेम्स कोई आम सैनिक नहीं है, वह एक शक्तिशाली योद्धा है। वह बिजली की गति से एक के बाद एक उन सभी को हराना शुरू कर देता है। मास्टर को एहसास होता है कि यह कोई आम आदमी नहीं है। वह अपने छात्रों को रोकता है और जेम्स से पूछता है कि वह वहां क्यों है। इससे पहले कि उसे जवाब मिलता, कहानी अतीत में चली जाती है। 1942 में जापानी सेना उस दौरान एक शिविर बना रही थी, जिसे डेथ मार्च कहा जाता था। यह दक्षिण पूर्व एशिया की विजय का हिस्सा था। द्वितीय विश्व युद्ध चरम पर था और जेम्स अपने मृत दोस्त के बगल में बैठा था, जिसके शव को उसने खुद दफनाया था। अगली सुबह जापानी सैनिकों ने जंगल में अपने दुश्मनों की तलाश शुरू कर दी। पास में छिपे जेम्स ने उनका ध्यान भटकाने के लिए एक पत्थर फेंका, फिर अचानक हमला कर दिया, एक सैनिक को मार डाला और एक बारूदी सुरंग को विस्फोट कर दिया। एक पल के लिए उसे लगा कि वह जीत गया है, लेकिन जंगल में सेना उसकी कल्पना से कहीं अधिक संख्या में थी। वह पेड़ों के बीच भागा, लेकिन जल्द ही पकड़ लिया गया। कमांडेंट ने आदेश दिया, इसे मत मारो, इसे जिंदा पकड़ो, इसे शिविर में ले जाओ। जैसे ही वह दरवाजे से अंदर गया, सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। कर्नल ने तुरंत समझ लिया कि वह कोई आम आदमी नहीं है, वह ब्रिटिश वायुसेना का पूर्व कमांडर था। शिविर में फंसे सैनिकों को एक अधिकारी को देखकर उम्मीद न जगे, इसके लिए कर्नल ने आदेश दिया कि उसे चुपके से मार दिया जाए। शुरू में जेम्स हारा हुआ लग रहा था, लेकिन जैसे ही तलवार निकली, वह भाग गया। अपनी असाधारण लड़ाकू कौशल की बदौलत उसने 3 गार्डों को मार डाला और जंगल में भाग गया। उसे जल्द ही एक दुर्घटनाग्रस्त विमान का मलबा मिल गया, लेकिन वह वहां ज्यादा देर नहीं छिप सका। वह फिर से भाग रहा था कि वह एक छिपे हुए जाल में फंस गया। सैनिकों ने उसे फिर से पकड़ लिया और शिविर में वापस ले गए। कर्नल ने उसकी पहचान प्लेट निकाली और उसकी बेल्ट से एक मेडल लटका हुआ पाया। यह मेडल युद्ध के दौरान उसके असाधारण साहस के लिए दिया गया था। कर्नल प्रभावित हुआ और बोला, अभी इसे मत मारो, इसे इमारत के नीचे वाले क्षेत्र में ले जाओ और आराम करने दो। लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। अगली सुबह उन्होंने उसे एक और लड़ाई में भेजने की योजना बनाई, जहां उसकी मौत निश्चित थी। रात के दौरान एक गार्ड ने उसे सोते समय मार डालने का सुझाव दिया, लेकिन कर्नल ने मना कर दिया। वह चाहता था कि पूरा शिविर उसके आदेशों की अवहेलना के परिणामों को देखे। जेम्स को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया, जहां उसकी मुलाकात अन्य कैदियों से हुई, जिनमें से अधिकतर अमेरिकी थे। उनमें से एक ने अपना नाम गैब्रियल बताया। उसने पूछा कि क्या ब्रिटिश सेना उन्हें बचाने आएगी, लेकिन जेम्स चुप रहा। अगली सुबह की शुरुआत परिसर के अंदर चीख पुकार से हुई। सभी सैनिक कठोर प्रशिक्षण में लगे हुए थे। यह सजा का समय था। सैनिकों ने जेम्स के हाथ बांधे और उसे शिविर के केंद्र में ले गए, लेकिन इससे पहले कि वह सबके सामने आता, कमांडेंट ने रस्सियां काटने और उसे ले जाने का आदेश दे दिया। वास्तव में कमांडेंट ने जेम्स को किसी और गंभीर चीज के लिए बचा लिया। असली ड्रामा अभी शुरू नहीं हुआ था। 2 कैदियों को राशन में से खाना चुराने और उसे अपने बिस्तर के नीचे छिपाने की सजा दी जाने वाली थी। उनकी सजा मौत नहीं थी, बल्कि उन्हें शिविर के सबसे खतरनाक लड़ाकू का सामना करना था। शिविर के सबसे ताकतवर लड़ाकू का रूप भयानक था। उसके मुक्के इतने तेज और शक्तिशाली थे कि सबसे कठोर कैदी भी डर से पीछे हट जाते थे। इस दृश्य का उद्देश्य सभी को जापानी सेना में चोरी के परिणामों की याद दिलाना था। लड़ाई के बाद सभी को उम्मीद थी कि जेम्स अगला मरने वाला होगा। किसी को विश्वास नहीं था कि इतने क्रूर योद्धा के सामने जेम्स के बचने की कोई गुंजाइश है। लेकिन कुछ ही सेकंड में जेम्स ने उस विशाल और खतरनाक लड़ाकू को सिर्फ 2 वार में हरा दिया। कर्नल ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपने तंबू में लौट गया। अंदर एक सैनिक ने उससे कहा कि जेम्स को जीवित नहीं रहना चाहिए, लेकिन कर्नल अलग सोच रहा था। उसकी आंखों में जेम्स की ताकत के लिए थोड़ा सम्मान देखा जा सकता था। हालांकि उसने वादा किया कि जेम्स का अंत निकट था। बाद में जेम्स की मुलाकात कैप्टन कॉलिंस से हुई। कॉलिंस उसकी लड़ाई शैली से प्रभावित हुआ और सभी लोग इसका जश्न मनाने के लिए शराब पीने लगे। लेकिन माहौल शांत होने से पहले ही
जापानी सैनिक आ गए। उन्होंने जेम्स को कर्नल के तंबू में बुलाया। तंबू के अंदर एक युवा नर्स आपूर्ति तैयार कर रही थी। जेम्स और नर्स ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा। फिर कर्नल ने कहा, मैंने तुम्हें बधाई देने के लिए नहीं बुलाया। उसने जेम्स की लड़ाई शैली पहचान ली थी, एक ऐसी शैली जो कभी जापान में प्रतिबंधित थी। फिर बातचीत जेम्स के मेडल पर आ गई। यह जेम्स का मेडल नहीं था, यह उसके पिता का था। कर्नल ने समझाया, मेरे पिता भी सेना में थे। फिर उसने अपनी अधिकारी तलवार निकाली और जेम्स के गाल पर एक छोटा सा कट लगा दिया। उसने गार्ड से उसे ले जाने को कहा। यह सीधा था। जेम्स को अगले दिन मार दिया जाना था। समय कम था, इसलिए जेम्स ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने गार्ड टावर के ऊपर एक रेडियो देखा था। अगली गार्ड ड्यूटी के दौरान कैदियों ने दंगा भड़काने की योजना बनाई। चीख पुकार मच गई। सभी गार्ड शोर की ओर भागे। जेम्स टावर की ओर भागा और उस पर चढ़ गया। उसने रेडियो पकड़ा और रेत के बोरों के पीछे छिप गया। उन सभी ने फैसला किया कि कोई संकेत नहीं भेजना है, उसे केवल सुनना था। शायद कोई ब्रिटिश या अमेरिकी संदेश रोक सके। लेकिन अगली सुबह खतरा आ गया। कर्नल ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। वह जानना चाहता था कि भागने की कोशिश किसने की थी। जेम्स ने एक कैदी को देखा जो बेहद घबराया हुआ लग रहा था और उस रात उससे धीरे से बात की। कैदी ने उसे बताया कि सीमा पर एक छोटा सा छेद है। मैंने उस जगह पर एक गुप्त छेद खोदा है। मैं धीरे धीरे इसे बड़ा कर रहा हूं ताकि भाग सकूं। जेम्स ने भागने का फैसला किया। रात में उसने अपना बिस्तर इस तरह से व्यवस्थित किया कि कोई वहां सो रहा हो, चेहरा ढका हुआ था और चुपचाप निकल गया। जेम्स जंगल से होकर सीमा तक पहुंच गया। अचानक उसे रेडियो पर एक गुप्त अमेरिकी सैन्य कोड सुनाई दिया। इसका मतलब था कि अमेरिकी सेना पास में थी, शायद हमला करने के लिए तैयार। उसे वह दुर्घटनाग्रस्त विमान मिल गया जो उसने पहले देखा था। मलबे के पास एक धातु का हुक पड़ा था और जेम्स के दिमाग में एक नया विचार आया। वह चुपचाप उसी रास्ते से अपने कमरे में वापस आ गया। अगली सुबह जेम्स ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि उसने क्या पाया था। रेडियो पर जो आवाजें थीं, वे अवारों में बात कर रही थीं, एक कोड जिसका इस्तेमाल केवल अमेरिकी सेना करती थी। इसने पुष्टि की कि अमेरिकी सेना पास में थी। उसे जंगल में एक ग्लाइडर जैसा उपकरण मिला था। अगर वह इसे किसी गुजरते हुए विमान से जोड़ने में कामयाब हो जाता तो वह हवा में उठ सकता था और उन सभी को सुरक्षित ले जा सकता था। योजना पागलपन भरी लग रही थी, लेकिन उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। सैनिक आ गए और जेम्स को कर्नल के सामने ले जाया गया। कर्नल ने भी नवारो कोड सुना था और उसने जेम्स से उसका अनुवाद करने को कहा, लेकिन जेम्स ने समझाया कि यह भाषा केवल अमेरिकी सेना इस्तेमाल करती है। उसने कहा, मैं ब्रिटेन से हूं और अगर मैं जानता भी होता तो मैं अपने साथियों के साथ कभी विश्वासघात नहीं करता। इससे कर्नल क्रोधित हो गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि जेम्स को बांध दें और तब तक मारें जब तक वह घुटनों के बल न गिर जाए। हर वार बेरहम होना चाहिए था। दर्द की चीखें तंबू में गूंज रही थीं। जब जेम्स गिर गया तो गार्डों ने रस्सी काटने और उसे फिर से मारने की तैयारी की। कर्नल ने आदेश दिया था कि उसे जीवित रखा जाए। उसके घावों की देखभाल थेसा नाम की एक युवा नर्स कर रही थी। वह पिछले 3 महीनों से शिविर में काम कर रही थी, बाकियों की तरह ही फंसी हुई थी। रात को जेम्स अकेला अपने बिस्तर पर लेटा था। जब उसने आंखें खोलीं तो उसने अपने चेहरे के पास एक चाकू चमकता देखा। लेकिन उसी पल जेम्स को कर्नल के असली इरादों का एहसास हुआ। वह जेम्स को एक निष्पक्ष लड़ाई में हराना चाहता था, जैसा कि उसके गुरु ने उसे सिखाया था। उसने महसूस किया कि अगर जापान हार गया तो शिविर का कोई भी आदमी जीवित नहीं बचेगा। इसके बाद जेम्स अपने साथियों के पास लौट आया। उसके दोस्तों ने उसे बताया कि उस सुबह अमेरिकी विमान आए थे और उन्होंने हजारों पर्चे गिराए थे। इन पर्चों में जापानी सैनिकों को चेतावनी दी गई थी कि अमेरिकी सेना उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही है और कैदियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार पर निगरानी रख रही है। उसने समझाया कि वह कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। भले ही जापान हार जाए, वह शिविर में सभी को मार डालेगा। उस रात जेम्स और गैब्रियल भाग निकले। वे अमेरिकी सेना से संपर्क करने के लिए जंगल पार करके तट पर पहुंचे। वे अलग अलग भाषाओं में बात कर रहे थे ताकि जापानी सैनिक उन्हें समझ न सकें। उनकी योजना सरल थी, संकेत भेजने के लिए एक रॉकेट चुराना, उसे हवा में दागना ताकि पास से गुजरने वाला कोई विमान उनकी स्थिति का पता लगा सके। जब जेम्स शिविर में अपने कमरे में लौटा तो वहां सन्नाटा था। कमरा खाली था, रोशनी बुझी हुई थी। अचानक सैनिकों ने धावा बोल दिया और उसे तब तक पीटा जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। उसे होश तब आया
जब विमानों की गड़गड़ाहट ने आसमान को भर दिया। शिविर की नर्सों ने ऊपर देखा। उन्हें विश्वास हो गया कि अमेरिकी उन्हें बचाने आए हैं। कुछ ही पलों में पूरे शिविर में अफरा तफरी मच गई। कैदियों को बांध दिया गया और विस्फोटों ने द्वीप को हिलाकर रख दिया। अमेरिकी सेना ने अपना हमला शुरू कर दिया था। कर्नल का क्षेत्र पर से नियंत्रण खत्म हो गया था। गुस्से में आकर वह जो कुछ भी उसके सामने आता मारने लगा, चाहे वह सैनिक हो या कैदी। नर्सों ने उस समय बड़ी बहादुरी दिखाई। आवाज अब आजाद थी। टॉवर के ऊपर से गैब्रियल ने तुरंत एक आपातकालीन संकेत भेजा। नीचे पूरा शिविर अराजकता की चपेट में था। जेम्स चुप नहीं बैठ सकता था। उसने एक राइफल उठाई और गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसने कई गार्डों को मार गिराया और बाकी कैदियों को विरोध करने का साहस दिया। धीरे धीरे शिविर में एक बड़ा विद्रोह भड़क उठा। वह सीधे कर्नल के तंबू की ओर भागा, जहां कर्नल इतो हाथ में तलवार लिए खड़ा था। दोनों के बीच भीषण लड़ाई छिड़ गई। आखिरकार इतो गिर गया और जेम्स खड़ा रहा, थका हुआ, खून से लथपथ, लेकिन विजयी। गैब्रियल जेम्स को बाहर घसीट कर ले गया। एक सैनिक ने उसकी पीठ में गोली मारने के लिए राइफल उठाई, लेकिन कर्नल ने अपनी तलवार से सैनिक के हथियार को हटा दिया, जिससे उन्हें भागने का मौका मिल गया। विजेता के प्रति यह उसका आखिरी सम्मान था। जेम्स और गैब्रियल जंगल से होते हुए भागे और ग्लाइडर तक पहुंच गए। उनके ऊपर अमेरिकी विमानों ने अंतिम हमला बोल दिया। एक अमेरिकी विमान उनके ऊपर से उड़ा, केबल को पकड़ा और ग्लाइडर को आसमान में उठा लिया। द्वीप धीरे धीरे उनके पीछे गायब हो गया। दोनों ने कसम खाई कि वे एक दिन बाकी लोगों को बचाने के लिए वापस आएंगे। वर्षों बाद यही वादा जेम्स को जापान के एक छोटे से मार्शल आर्ट स्कूल में ले आया। वह उस आदमी को ढूंढने आया था जिसने कर्नल इतो को प्रशिक्षित किया था। नए मास्टर ने अपने छात्रों को वापस भेज दिया और ध्यान से जेम्स की बात सुनी। मास्टर ने समझाया कि उसके पिता और उसके पुराने गुरु की मौत 1 साल पहले हो गई थी। मरने से पहले उसने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन एक अजनबी आएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो उन तकनीकों से लड़ेगा जिन पर लंबे समय से प्रतिबंध लगा हुआ था। मास्टर ने जेम्स से अपनी तकनीक दिखाने को कहा। जेम्स ने संभल कर देखा और बिना हमला किए कुछ घातक चालें दिखाईं। मास्टर ने तुरंत उसे भविष्यवाणी वाले व्यक्ति के रूप में पहचान लिया। फिर उसने एक छोटी सी लकड़ी की पेटी खोली। उसके अंदर उसके पिता का मेडल और पहचान प्लेट थी। 2 योद्धा जो किसी और समय दुश्मन हो सकते थे, अब शांति से एकजुट हो गए थे।